तो सिंधु देखिए ये यहाँ पर मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील ये तिब्बत के पठार पर है। देखिए झील है, मैंने जैसे गोला बना दिया ऐसे नहीं, इसकी कई शाखाएं होती हैं। तो इसकी जो पूर्वी शाखा है, इसकी पूर्वी शाखा से ये सिंधु नदी, सिंधु को क्या कहते हैं, कभी कभी सिंधु नहीं देता है, क्या देता है, इंडस नदी। क्या देता है, इंडस नदी दे दिया। और आपने क्या पढ़ा है, सिंधु, और दे क्या दिया, इंडस दे दिया, है ना। तो इंडस नदी है और ये मानसरोवर के पूर्वी और उत्तरी नहीं पश्चिमी और उत्तरी हिस्से से निकलती है। कई भाग होते हैं, कोई राकास्थल कोई और भाग बताता है, मगर परीक्षा पर क्या रख रहा है, उत्तर, ये उत्तरी भाग है, उत्तर और पश्चिमी किनारे से ये नदी निकलती है। जब ये निकलती है तो जब भारत में प्रवेश करती है तो जांगला एक दर्रा है, तो जांगला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। और प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस पर्वत को काटती है, लद्दाख पर्वत को काटकर भारत पर क्या करती है, प्रवेश करती है। बहुतायत प्रश्न पूछा गया कि लद्दाख किस श्रेणी को काटती है, लद्दाख श्रेणी को काटकर सीधे से पार करते हुए सीधे गिलगिट के पास से सीधे ये कराची के पास देखिए अपने आप प्लेस है, यहाँ पर ये नदी क्या होती है, आती है। मगर यहाँ पर प्रश्न नहीं है। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, देखिए चर्चा कर रहा हूँ कि किस पर्वत श्रेणी को काटा, लद्दाख को पार करके जम्मू कश्मीर को पार करते हुए पाकिस्तान की ओर प्रवेश किया, ठीक है। मगर अब देखिएगा मैंने लिखा तंत्र, तंत्र का मतलब है इसकी सहायक नदियों पर जो प्रश्न होता है। तो यहाँ से एक नदी बहकर आती है इस तरह से काराकोरम की श्रेणियों से, क्या नाम इसका, श्योक नदी पूछा जाता है। कौन सी नदी है, श्योक। श्योक पूछ लिया, श्योक किस नदी की सहायक नदी है, सिंधु की। अब देखिए किस दिशा से आती है, उत्तर की ओर से बहकर आती है, तो श्योक नदी पूछा जाता है कि श्योक इस सिंधु की सहायक नदी है। मगर देखिए यहाँ पर भी परीक्षा पर क्वेश्चन श्योक न करके क्या रख रहा है, गलवान। क्या कह रहा है, गलवान नदी पूछ रहा है। आप लोग कभी सुने होंगे गलवान घाटी पर जो चाइना का और भारत का विद्रोह हुआ था, इसलिए मैं गलवान को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। किसका, चाइना का और भारत का। गलवान घाटी की चर्चा बहुत दिनों से चली। गलवान क्या है, नदी है। अब ये गलवान नदी इस तरह से बहकर आती है और किस में मिल जाती है, श्योक नदी मिलती है, ठीक है। तो आपको गलवान नदी आना चाहिए। गलवान नदी किसकी सहायक नदी है, श्योक नदी की सहायक नदी। कभी सिंधु राइट न करिएगा। गलवान नदी के बारे में बहुत चर्चा हुई क्योंकि इसमें बड़ा झपटी हुआ था, भारतीय जवानों को काटा मारा गया, चाइना के जवानों को मारा काटा गया इस नदी के किनारे। बहुत बड़ा उपद्रव हुआ सीमा रेखा को लेकर, वो इधर घुसे और ये उधर गए, बातचीत में बुलाने गए तो मारा काटा गया, बड़ा विद्रोह हुआ। तो किस नदी पर, गलवान। अब है कहाँ, आप पढ़ रहे हैं कि श्योक नदी की सहायक नदी ये भारत में हमारे इस किनारे पर, ठीक है। तो गलवान क्या है, नदी है। किसकी सहायक नदी है, श्योक नदी। श्योक किसकी सहायक नदी हुई, सिंधु की। आगे समझ में। आप देखिए ये पाकिस्तान का बॉर्डर देखिए है यहाँ तक। इसके बाद अफगानिस्तान, सबसे कम बॉर्डर सीमा रेखा अफगानिस्तान का है भारत के साथ। तो इधर से एक नदी बहकर अफगानिस्तान की तरफ से आती है और भारत में प्रवेश कर जाती है। इस नदी को क्या कहते हैं, गिलगित नदी। क्या कहते हैं, गिलगित। गिलगित शहर भी है, गिलगित। अब आपको आना चाहिए कि गिलगित क्या है, शहर है भारत पर, ठीक है। और किस नदी के किनारे, गिलगित, गिलगित नदी के किनारे बसा है और ये अफगानिस्तान की ओर से नदी आती है और सिंधु में मिल जाती है। और यहीं पर ही जहाँ पर मिलती है, इसके पहले यहाँ पर एक भुंजी नामक स्थान है, भुंजी। और भुंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी सबसे बड़ा गार्ज और कैनियन का निर्माण करती है। कितनी, 5200 फीट, 5200 फीट है गहरा। यहाँ पर गार्ज का निर्माण कौन नदी करती है, सिंधु करती है। संसार की नदियों की बात कर रहा हूँ कि सबसे गहरा गार्ज भारत पर है। कहाँ पर है, भुंजी नामक स्थान पर। कहाँ पर, लद्दाख पर, ठीक है। इस तरह से आपको मैंने क्या बताया, गिलगिट,
श्योक और गलवान नदी की चर्चा की। इसके बाद देखिए इस तरफ कौन कौन सी नदी आती है, तो इधर आती है जास्कर, एक नदी है जास्कर, पहाड़ भी पढ़ेंगे, और जास्कर नदी, तो जास्कर नदी इसके इस तरफ से जाकर सिंधु की सहायक नदी बनती है। यहाँ तक समझ में आया। ऊपर पहाड़ वगैरह ज़्यादा हैं तो नदियाँ ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी कुछ समय बहती है, इसके बाद क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो जास्कर, गलवान, श्योक और गिलगित, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद चलते हैं, ये मानसरोवर के इस किनारे से एक नदी निकलती है और इस नदी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सतलज, सतलुज या सतलज कहते हैं। सतलज में देखिए भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किया गया, गोविंद सागर पंत एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया। अब देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, इसकी सहायक, सतलज की सहायक नदी कौन सी है, ब्यास। इस सतलज के बाद एक नदी यहाँ से इस तरह से आती है और ब्यास आकर यहाँ पर मिल जाती है। सतलज के बाद है ब्यास नदी, कहाँ पर मिलती है, भारत पर ही ये संगम बनाती है। इसके बाद क्या हुआ, कौन बताएगा, जब ब्यास मिल जाती है सतलज से, इसके आगे क्या होता है, बांध, कौन सा बांध, हरिके बैराज बांध। ध्यान दीजिएगा, भारत का पाकिस्तान का झगड़ा हुआ था नदियों से लेकर, तो भारत भी गुस्से में नदियों को बांध दिया, मगर समझौता हुआ कि 80% पानी हमें सिंधु का चाहिए। कौन कहा, पाकिस्तान, क्योंकि सिंधु यदि पानी नहीं मिलेगा, बंध जाएगा तो प्यासा मर जाएगा, है ना। तो 80% का समझौता हुआ कि 80% पानी दीजिए और 20% पानी आप रोक लीजिए। मगर समझौता इधर सतलज पर क्या होता है कि 80% पानी हमें चाहिए और 20% पानी हम इधर देंगे। समझौता हुआ कि 80 इधर लीजिए मगर 80 इधर हम, क्योंकि यदि सतलज को नहीं बांधा जाएगा तो राजस्थान क्या हो जाएगा, प्यासा मर जाएगा, है ना। तो जहाँ पर देखिए ब्यास नदी और सतलज का यहाँ पर क्या है, संगम है, इसी के आगे यहाँ पर एक क्या बनाया गया है, बांध बनाया गया है राजस्थान पर, हरिके बैराज। कौन सा बांध, अब ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर ब्यास और सतलज का संगम है, इसके आगे दोनों नदियों को रोक लिया गया और पूरा पानी, आप लोग सुने होंगे संसार का सबसे बड़ा नहर इंदिरा गांधी नहर, संसार का सबसे लंबा नहर की घोषणा हुई और यहीं से ही निकालकर पूरे राजस्थान को पानी दिया गया है। तो 80-80 का समझौता हुआ, 20 हमने रोका तो 20 इधर हमने पानी को जाने दिया। तो आपने क्या पढ़ा, सतलज और ब्यास। सतलज और ब्यास का संगम कहाँ पर है, राजस्थान पर। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ से झेलम नदी का नाम सुना होगा, शेषनाग झील से। इसके आगे मैंने पढ़ाया था एक दिन, विवर्तनिक झील पढ़ाया था, डल बुलर की बात किया था। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील बुलर झील। बुलर झील से कौन सी नदी बहती है, झेलम नदी बहती है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर विकसित हुआ है। तो देखिए यह नदी आती है सीधे कौन सी, झेलम, और इस तरह से आकर और इस सतलज में क्या हो जाती है, मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये झेलम नदी आती है कहाँ पर मिलती है, सतलज पर मिलती है, सिंधु पर नहीं जाती, क्योंकि सतलज ही सिंधु में लेकर नदियों को जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये ब्यास हो गई, ब्यास के बाद ये आती है कौन सी नदी, रावी, ठीक है। रावी के बाद फिर नदी आती है क्या, चिनाव, और झेलम मैंने क्या किया, बना दिया। अब देखिए 5 नदियों के आब को क्या कहा जाता है, पंजाब। बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि पंजाब के नदियों का क्रम आपको आना चाहिए। यदि ऊपर से क्रम लेते हैं तो झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज, ऊपर से क्रम है। यदि हम नीचे से क्रम पूछता है यहाँ पर, क्योंकि लड़के भ्रमित हो जाते हैं, यहाँ पर ऐसी नदियाँ हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित वाला क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि नीचे से ऊपर की ओर नदियों का क्रम बताइए, तो सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाव है और झेलम, ठीक है। यहाँ छोटी मोटी परीक्षाओं पर यहाँ का क्रम पूछ लेता है, मगर कंपटीशन में क्या पूछता है, इनके द्वाबा, कई बार द्वाबा पूछ लिया कि द्वाबा ये किस नदियों के बीच में स्थित है, मगर
झेलम की एक सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? किशनगंगा। किशनगंगा से बहुत प्रश्न बना रहे हैं क्योंकि मोदी जी इस समय किशनगंगा में बहुत काम कर रहे हैं। तो ये किशनगंगा इस तरह से आती है और जाके इस झेलम में मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा, किशनगंगा, किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की। और किशनगंगा में बहुत काम चल रहा है इस समय। तो कभी पूछे तो देखिए किशनगंगा कहाँ पर है? श्रीनगर के ऊपर से बहकर आती है और भारत पर ही झेलम नदी पर क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो किशनगंगा आपको आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से मैंने इन नदियों के क्रम बताया कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज इनका क्रम है। मगर थोड़ा सा देखिए कि परीक्षा पर क्या पूछता है। क्या पूछता है? दोआबा। इस समय जो नए करंट क्वेश्चन बन रहे हैं दोआबा पूछ रहा है। अब नाम बहुत कम पूछता है, लड़के रट लेते हैं कि पहला क्या है? सतलज है, फिर सतलज का संगम ब्यास से होता है, ब्यास के ऊपर क्या है? रावी है, रावी के बाद क्या है? चिनाब है, चिनाब की बात क्या है? झेलम। ये 5 नदियों के आब को पंजाब कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सिंधु पंजाब की नदियों में नहीं गिना जाता। ठीक है, सिंधु नदी पंजाब पर नहीं। पहले सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था, 7 नदियां थी जिस पर किसको जोड़ दिया गया था? सरस्वती को, और सिंधु को जोड़ दीजिएगा तो 7 नदियां बन जाती हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन कौन सी, मैं आपको चर्चा कर दूं। ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा और बैतरणी और सरस्वती। ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया था। ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, बैतरणी और सरस्वती, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी पर नहीं गिरती? मेरा प्रश्न है, इस 4 नदियों में ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, बैतरणी और सरस्वती, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी पर नहीं गिरती? कौन सी नदी? सरस्वती नदी। अरे सरस्वती नदी यहाँ राजस्थान की नदी है, जिस पर पढ़ेंगे, सिंधु घाटी पढ़े होंगे कि सबसे ज़्यादा पूरा स्थल, सबसे ज़्यादा पूरा स्थल किस नदी के किनारे बसे थे? तो आंसर सरस्वती नदी आएगा। और सरस्वती राजस्थान की विलुप्त नदी है। सरस्वती नदी यहाँ की नदी है और ये बंगाल की खाड़ी है। जरा सोचिए कैसे पहुँच जाएगी। बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जामिनर किया था, मगर लड़के जबरदस्ती स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा, यहाँ पर 3 नदियाँ हैं, ये स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, बैतरणी, 3 नदियाँ यहाँ पर गिर रही हैं उड़ीसा पर हैं। चौथी सरस्वती यहाँ की नदी है ना। तो सरस्वती नदियों के किनारे सबसे ज़्यादा पूरा स्थल सिंधु घाटी हड़प्पा काल में पाए गए। तो यहाँ की राजस्थान की नदी है कौन? सरस्वती, जो सीजन में बहती है, शेष विलुप्त के कगार में है, समाप्ति की ओर है, अब बहुत ज़्यादा बहती नहीं है। ठीक है, तो सरस्वती नदी सप्त सिंधु प्रदेश की नदी है। सप्त का मतलब 5, ये और सिंधु और सरस्वती जोड़ देंगे 7 नदियाँ हो जाएंगी। पंजाब में केवल 5 नदियां हैं। आपको मैंने जैसे बताया, सतलज के बाद ब्यास, ब्यास के बाद रावी, रावी के बाद चिनाब, चिनाब के बाद झेलम। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या करता है, यहाँ के दोआबा से समझ लीजिए। दोआबा पूछ लेता है यहाँ पर कितने दोआबा हैं? 5 दोआबा हैं। पहला दोआबा है बिष्ट है, दूसरा है बारी, बारी, तीसरा दोआबा है रेचना, चौथा है चाज और 5वां है सिंधु सागर। हिंदी में लिख देते हैं सिंधु सागर। ये देखिए क्रम है। बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है एग्जामिनर। अब वो क्रम नहीं पूछ रहा है,
पंजाब की नदियों का क्रम बताइए। केवल पूछ लिया विष्ट द्वाबा किन नदियों के मध्य में है, फंसा दिया, है ना। अब हमने क्रम तो पढ़ा, है ना, मगर विष्ट द्वाबा नहीं पढ़े, है ना, कि किन नदियों के बीच में है। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बी और यस, बस यहीं से आप देखिएगा, रटना नहीं है, समझना है यहाँ पर कि विष्ट द्वाबा कह रहा है तो बी और यस, बी से व्यास, यस से सतलज, करेक्ट। सतलज नदी और व्यास नदी के बीच का जो भी क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, विष्ट द्वाबा कहते हैं, है ना, विष्ट। तो विष्ट द्वाबा किन नदियों के मध्य में, सतलज और व्यास, स्पष्ट है, बी और यस, राइट, याद हो जाएगा। जब भी परीक्षा में पूछे विष्ट करें, BIST लिख के, बी का मतलब व्यास, यस का मतलब सतलज, सतलज और व्यास के बीच का जो भी क्षेत्र है उसको विष्ट द्वाबा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, बारी दिया है तो बी से व्यास और आर से रावी, है ना। तो व्यास नदी और रावी नदी के किनारे जो भी क्षेत्र पाया जाता है उसको बारी द्वाबा कहते हैं। तो बी से व्यास और आर से रावी, ये भी करेक्ट, परीक्षा में आएगा तो तुरंत बारी लिखकर कर लीजिए कि किन नदियों, क्योंकि कन्फ्यूजन बना रहता है वहाँ, क्योंकि परीक्षा में है, हेजिटेशन है, तो इस तरह से लिखकर आप क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद क्या गया, रेचना। तो देखिए रेचना की बात आती है तो रे से रावी आ गया, और सी यस से क्या होता है, चिनाव। तो रावी नदी और चिनाव, इन्हीं स्पेलिंग से ही हमें द्वाबा को क्या करना है, राइट करना है। तो आर से रावी और सी एस से चिनाव। तो रेचना, रेचना द्वाबा कहाँ पर है, रावी और चिनाव नदी के मध्य जो भी जमीन पड़ी हुई है उसको रेचना द्वाबा कहते हैं, ठीक है। बस यहीं से प्रश्न पूछ रहा है, यदि द्वाबा पूछेगा तो यहीं से फंसाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यदि करता है प्रश्न तो हम भी चैलेंज के साथ खड़े हैं कि तुम पूछो, कौन सा द्वाबा पूछोगे, ठीक है। अब लास्ट में चार्ज, तो सी एस से चिनाव और जे से झेलम, राइट। तो सी एस से क्या हुआ, चिनाव, और जे से झेलम। झेलम और चिनाव नदी के जो भी द्वाबा उसको चार्ज, चार्ज द्वाबा कहते हैं, और यहीं से हमने भी करेक्ट कर लिया। लास्ट में क्या बचा कि झेलम, झेलम और सिंधु के बीच जो द्वाबा पाया जाता है उसको सिंधु सागर द्वाबा कहते हैं, ठीक है। सिंधु सागर नहीं पूछता, ज़्यादातर चार्ज या विष्ट रावी तीन में ही पूछ लेता है, और सच में अब नहीं पढ़े तो फिर तुक्का तो चलते हैं। अब तुक्का सही भी हो सकता है और गलत। अभी पता क्या होता है कि हमने नदियाँ पढ़ा, पता नहीं दहिजार द्वाबा कहाँ से आ गया, यही होता है लास्ट में, ये कहाँ से आ गया, चार्ज द्वाबा आ गया, है ना। हमने पढ़ाई तो की मगर पता नहीं कहाँ से आ गया, तो आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा, ओके, समझ में आ गया। थोड़ा सा सिंधु तंत्र पढ़ लीजिए, क्योंकि गंगा को कम पूछकर इन द्वाबों पर प्रश्न बना रहा एग्जामिनर, तो हम भी तैयार है कि तुम बनाओ यहाँ से, यदि आता है कोई द्वाबा तो हमारा आंसर क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। इस तरह से सिंधु तंत्र को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। इसको बंद करिए।